हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जैसे एक बुक के आगे इंट्रोडक्शन पेज दिया हुआ होता है जिसमें उस बुक के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन होता है कि इस बुक में क्या क्या है, उसी तरह हमारे संविधान में भी प्रस्तावना दी गई है जिसे संविधान का इंट्रोडक्शन पेज यानी परिचय पत्र कहा जाता है। 1976 में इस प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधन किया गया था और 3 नए शब्द जोड़े गए। ये 3 नए शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुनिश्चित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। ये जो प्रस्तावना है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। सबसे पहले प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था और इसके बाद अन्य देशों ने इसे अपनाया। संविधान विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। अब देखते हैं कि प्रस्तावना के घटक क्या क्या हैं। प्रस्तावना के 4 घटक हैं। पहला है, यह इस बात की ओर इशारा करती है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है, यानी संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोग हैं। दूसरा, ये इस बात की घोषणा करती है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। तीसरा, यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुनिश्चित करती है और राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देती है। चौथा है, इसमें उस तारीख 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। तो ये 4 प्रस्तावना के घटक हैं जो कि प्रस्तावना में। तो अब हम प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहला शब्द दिया है संप्रभुता। प्रस्तावना ये दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु देश कौन सा होता है? संप्रभु देश वो होता है जो किसी दूसरे देश के नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त है, किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। हमारा देश भारत भी एक संप्रभुता संपन्न देश है क्योंकि वो किसी भी दूसरे देश के अधीन नहीं है। तो इस प्रकार ये संप्रभुता शब्द जो हमारी प्रस्तावना में दिया है ये भारत को एक संप्रभु देश मानता है। दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। समाजवाद का अर्थ होता है कि समाजवाद की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीके से होती है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को ही अपनाया है। इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं और इनका मुख्य लक्ष्य होता है देश से गरीबी, अज्ञानता और असमानता को समाप्त करना। तीसरा शब्द है समानता। समानता का अर्थ होता है कि हर एक देश के नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाता है, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाता और किसी भी प्रकार का भेदभाव है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, उनको अवसरों की समानता भी दी जाती है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता भी सभी नागरिकों को मिली होती है, यानी सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। अगला है भाईचारा। भाईचारे का अर्थ होता है बंधुत्व की भावना। भाईचारे शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यही था कि देश के सभी नागरिक दूसरे नागरिक को अपना भाई समझे और भाई होने के नाते ही एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, किसी के साथ भी ईर्ष्या की भावना ना रखें, जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी।
अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हो चुका है। तो अभी तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, जो कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हुआ था, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और सुप्रीम कोर्ट ने भी संशोधन को वैलिड माना था। अब हम देखते हैं कि इस अमेंडमेंट की एक्सप्लेनेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं। सबसे पहला केस आता है इसमें बेरुबरी यूनियन के मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये स्वीकार कर लिया गया था कि संविधान का कोई भी अनुच्छेद है जिसमें कोई शब्द स्पष्ट नहीं है या फिर जिस शब्द के ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं, तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा केस था केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाला फैसला जो बेरुबरी यूनियन के मामले में सुनाया था, उस फैसले को बदल दिया और ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। संविधान में जो अनुच्छेद 368 दिया गया है वो संविधान में संशोधन का वर्णन करता है। इस अनुच्छेद के तहत इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी ये जो प्रस्तावना है वो मूल रूप में वैसे ही बनी रहेगी, केवल इसमें कुछ शब्द जोड़े जा सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रस्तावना क्या है, एक संविधान का हिस्सा ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान लिया है। तो आज हमने ये डिस्कस किया भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। हमने ये जाना कि हमारे संविधान में प्रस्तावना के बारे में क्या लिखा गया है, इसके घटक क्या क्या हैं, और इसमें जो शब्द दिए गए हैं वो क्या क्या हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन देखी, और प्रस्तावना में संशोधन की प्रक्रिया देखी। प्रक्रिया तो नहीं, संविधान में संशोधन कितनी बार हो चुका है ये देखा, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्सप्लेनेशन दी है प्रस्तावना के बारे में ये देखा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट्स।